सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग अपनी हिंदी कक्षा के अंतर्गत हिंदी सेकंड के पाठ 1 के भाषा, लिपि और व्याकरण इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। और इस पाठ में हम यह अध्ययन करेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, लिपि क्या होती है और व्याकरण का क्या कार्य है। तो आइए हम लोग भाषा, लिपि और व्याकरण के विषय में जानने के लिए पाठ की ओर चलते हैं। बच्चों, जैसा कि आपकी पाठ का नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण, तो पहले हम इस पर बात करते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। बच्चों, आप सामान्य रूप से यह कह सकते हैं कि जो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं और आपस में बातचीत करते हैं, उसे ही हम भाषा कहते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि मनुष्य समाज की एक इकाई है भाषा। मनुष्य जो है वह सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है और समाज में रहते हुए उसे आवश्यकता होती है आपस में वार्तालाप करने की, और इसलिए मनुष्य समाज की एक इकाई है भाषा। मनुष्य के अंदर जो भाव होते हैं और इन भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, सामान्य रूप से हम उसे ही भाषा कह सकते हैं। बच्चों, मनुष्य जो है पहले समाज में रहते हुए उसे यह ज्ञान नहीं था कि मनुष्य का जो रूप है वह, उसे भाषा का ज्ञान नहीं था कि वह किस प्रकार से आपस में बातचीत करे। तो जैसा कि आपके पाठ में दिया हुआ है कि सिग्नल की बत्ती का हरा होना, गार्ड द्वारा हरी झंडी दिखाना और सीटी बजाना, तो ये क्या है? संकेत हैं। संकेतों के माध्यम से अपनी बात को कहना। यदि गाड़ी आ रही है और गार्ड ने हरी झंडी दिखाई तो उसने संकेत के माध्यम से अपनी बात को कह दिया और उस संकेतों को ध्यान में रखते हुए रेलगाड़ी चलने के लिए तैयार हो गई। तो इस प्रकार की भाषा को हम सांकेतिक भाषा का रूप दे सकते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। और मनुष्य समाज में रहते हुए उस भाषा का उपयोग करता है और उस भाषा का उपयोग करते हुए उसे वह अपने जीवन में अपनाता है और उसके माध्यम से वह अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे तक करता है। तो इस प्रकार हम भाषा की परिभाषा देते हुए कह सकते हैं कि बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को ही भाषा कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य जब अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है और अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के भावों और विचारों को समझने का प्रयास करता है, उसे ही भाषा कहते हैं। बच्चों, यह तो हुई भाषा की परिभाषा
कि बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को भाषा कहते हैं। अब आता है कि बोलकर, लिखकर और पढ़कर किस रूप से हम भाषा को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका दूसरा पॉइंट आता है कि भाषा के कितने रूप होते हैं। आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा वह होती है जिसमें हम बोलकर, सुनकर दूसरों की बातों को समझते और समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आप रेडियो सुन रहे हैं या दूरदर्शन पे कोई समाचार देख रहे हैं या फिल्म देख रहे हैं, तो यह आपका मौखिक भाषा का रूप होगा। और यदि बच्चों आप जानते हैं कि जो भाषा का मौखिक रूप होता है वह स्थायी नहीं होता है, उसका रूप अस्थायी होता है। क्योंकि जब हम अपनी बात को आपके समक्ष रखते हैं तो यदि वह मौखिक है तो दूसरे ही पल उस बात का रूप बदल सकता है। लेकिन जब हम उसे लिखित रूप दे देते हैं, जैसा कि आप अपने पाठ में देख रहे हैं कि जिस प्रकार से जो चीज़ें लिख दी गई, मान लीजिए आप कोई कविता पढ़ रहे हैं और उसे लिखित रूप प्रदान कर दिया गया है, तो वह उसी रूप में आपके सामने आएगी। उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो सकता है। उसमें परिवर्तन कब होगा? जब हम उसे फिर से दूसरे तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा का जो रूप है वो अस्थायी होता है और लिखित भाषा का रूप स्थायी होता है, जो कि हमेशा हमारे जीवन में काम आता है। उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। उसमें परिवर्तन तभी होगा जब हम उसमें परिवर्तन करना चाहेंगे। तो ये हुआ भाषा के रूप। फिर आपकी बात आती है भाषा के रूप के बाद कि भाषा के कई रूप हमारे सामने आते हैं, जैसे मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और बोली। तो मातृभाषा क्या होती है? जब बच्चा अपने परिवार में जन्म लेता है और सबसे पहले वह अपनी माता के संपर्क में आता है और माता के संपर्क में आने के बाद माता के द्वारा जो भी बातें कही जाती हैं उसको वह ध्यानपूर्वक सुनता है और अपने भाषा का प्रथम अध्ययन वह माता के द्वारा करता है। तो ऐसी भाषा जो बच्चा अपने माँ तथा अपने परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा का रूप दिया गया है, उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बंगाली है तो वह अपने परिवार के द्वारा जब बंगाली भाषा को सीखता है तो वह क्या होती है? उसकी मातृभाषा होती है। अब आपका आता है बोली। बोली आप जानते हैं कि भाषा का अर्ध विकसित रूप है। बोली बोली जाती है, वह बोलने के काम में प्रयोग आती है। उसमें किसी प्रकार के साहित्य की रचना नहीं होती है। और भारत में जैसे अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, जैसे ब्रज, अवधी, मगही, भोजपुरी, बुंदेली इत्यादि।
फिर आपके सामने आता है राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा, हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी, जो हमारे पूरे राष्ट्र में बोली जाती है और जिस भाषा का प्रयोग अधिकांशतः होता है वह है हमारी हिंदी भाषा। अगला आपका आता है राजभाषा। जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें जो हमारे सरकारी कामकाज होते हैं, सरकारी दफ्तरों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। तो मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और बोली, इसका अध्ययन करते हुए हमारे सामने प्रश्न उठता है कि हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो हमारे हिंदी भाषा की उत्पत्ति का मूल जो है अर्थात जड़, वह है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा से हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है और पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होती हुई हमारी संस्कृत भाषा से हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। फिर आपने देखा राजभाषा। तो हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा का रूप प्रदान किया गया। फिर आप देखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में भारत की 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो ये 22 भाषाओं को हमारे भारतीय संविधान के द्वारा स्वीकृति मिली हुई है। अब विश्व की कुछ प्रसिद्ध भाषाएं हैं जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं और उनका उपयोग किया जाता है। वे हैं अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, इतालवी, हंगेरियन, स्पेनिश, पुर्तगाली, डच, चीनी, जापानी, थाई, अरबी, तुर्की और फारसी। तो अब हमारे सामने क्या प्रश्न उठता है? लिपि क्या होती है? लिपि किसे कहते हैं? जैसा कि आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है कि भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं, अर्थात किसी भी भाषा को लिखने के लिए निश्चित की गई चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। तो भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी और नेपाली, इन सब की लिपि क्या है? देवनागरी। जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है और उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। तो लिपि का प्रश्न आता है कि लिपि किसे कहते हैं? तो भाषा को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि देवनागरी है। इसके अतिरिक्त संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाओं की भी लिपि देवनागरी है।
अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, इतालवी इन भाषाओं की लिपि रोमन है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है और पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। आगे देखते हैं व्याकरण। व्याकरण, जैसा कि आप जानते हैं कि व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने व पढ़ने के नियमों का ज्ञान होता है। तो व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण के द्वारा हम यह जानते हैं कि हमें किसी भी भाषा को किस रूप में लिखना और पढ़ना है। जैसे आप जानते हैं कि आप लिखते हैं अ आ इ ई क ख ग घ, तो आप अपनी हिंदी भाषा के वर्णों के अनुसार आप जानते हैं कि आपको क वर्ण को किस प्रकार से लिखना है, अ वर्ण को किस प्रकार से लिखना है, और इसका ज्ञान कराने वाला कौन है? व्याकरण। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने के लिए या बोलने के लिए जो नियमों को बताता है, तो नियमों को बताने वाले शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसा कि आपने जाना कि सभी भाषाओं की लिपि होती है और उसके चिन्ह निर्धारित होते हैं। जैसे मान लीजिए आप अंग्रेजी के रोमन लिपि को लीजिए, तो रोमन लिपि में ए किस प्रकार लिखा जाएगा, बी किस प्रकार लिखा जाएगा, इसका ज्ञान कौन कराता है? अंग्रेजी का जो व्याकरण शास्त्र है वह हमें अंग्रेजी के नियमों का ज्ञान कराता है। उर्दू का जो व्याकरण शास्त्र है वह उर्दू लिखने के ढंग को बताता है। और हमारे हिंदी का जो व्याकरण शास्त्र है वह हमें हिंदी के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है कि हमें किस प्रकार से वर्णों को लिखना है, किस प्रकार से उसका उच्चारण करना है और किस प्रकार से उसे जोड़कर हम शब्दों को बना सकते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने व पढ़ने के नियमों का ज्ञान होता है। फिर आपके पास आता है कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णों का अध्ययन करते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या होती है, वर्णों को लिखने का ढंग क्या होता है, ये आपके वर्ण विचार के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। दूसरा आपका आता है शब्द विचार। शब्द विचार में हम शब्दों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, अर्थात वर्णों को जोड़कर शब्दों की रचना होती है। वर्णों को जब हम लिखना सीख लेते हैं तो वर्णों को लिखने के बाद हम उन्हें जोड़कर शब्दों को बनाना सीखते हैं और इसका ज्ञान हम शब्द विचार के अंतर्गत करते हैं। तीसरा आपका आता है वाक्य विचार। वाक्य विचार में हम जब वर्णों को लिखना सीखते हैं और वर्णों से जोड़कर शब्दों को बनाना सीखते हैं तो फिर हम शब्दों को जोड़कर वाक्यों की रचना करते हैं और इसका अध्ययन हम वाक्य विचार के अंतर्गत करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा और क्या सीखा। पहला, भाषा भावों व विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है।
भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक रूप मूल रूप है। भाषा का लिखित रूप विचारों को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो बच्चों, आपने देखा कि भाषा किसे कहते हैं, लिपि क्या होती है, भाषा के कितने अंग होते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं। इस पाठ के अंतर्गत हमने इन सब का अध्ययन किया और इस प्रकार हमने यह जाना कि भाषा, लिपि और व्याकरण के माध्यम से ही हम किसी भाषा को पूरी तरह से समझ सकते हैं और उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से आपका यह पाठ संपन्न हुआ और मैं आशा करती हूँ कि आपको यह सारी बातें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।